गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखिए, ये सारे जो हैं ये सारे ही हमारे प्रीपोजिशन हैं, जितने भी हैं ये चारों। ऑन, अपॉन, ओवर, अबव। अब ये जितने भी है ना, ये सभी आपको एक चीज का बोध देते हैं। ठीक है, अब देख लेना यार, ऊपर कैसे लिखते हैं मेरे को उतना पता नहीं है, शायद ऐसे या वैसे, जैसे भी ऊपर का बोध देते हैं। ठीक है ना। अब अगर ये सारे हमें यही बोध देते हैं, तो अब मुद्दा ये उठता है कि आप इसको यूज कहाँ करते हो। और अगर यूज करना है कोई ना कोई, तो जरूर डिफरेंस होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी चीज का एक ही मीनिंग, या तो सिनोनिम हो तो एक बात है कि ठीक है भैया पर्यायवाची है तो इसकी जगह ये यूज हो गया, बट ऐसा नहीं होता, पर्यायवाची नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस पता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिक्कत होती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ऑन को देखते हैं। ऑन का मतलब होता है कवरिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है ना। बहुत सारा ऐसा टर्म्स आएगा बेटा जिसका हिंदी नहीं है, उसको इंग्लिश में ही लिखना होगा, लेकिन समझाऊंगा मैं हिंदी में। ठीक है ना। तो आप चाहें तो समझाने को नोट डाउन कर लेना। ठीक है, कवरिंग अ पार्ट ऑफ द बॉडी मतलब आपके शरीर से कहीं ना कहीं वो टच होना चाहिए। ठीक है, जब भी इन चारों में डिफरेंस पता करना हो तो हमेशा याद रखना। अब आते हैं हम लोग अपॉन पे। अब अपॉन के यूज में अगर हम अपॉन का यूज पता करें, तो इसमें ना मोशन, मोशन का बेटा मतलब होता है मूवमेंट। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, तो मूवमेंट जरूर रहता है। ठीक है ना। ओवर, ओवर का मतलब होता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक जगह से दूसरा जगह। ठीक है ना। ठीक है, और अब आता है अबव। अबव है, अबव का मतलब होता है बेसिकली जो हम ध्यान में देते हैं वो है सुपीरियर, किसी से बड़ा होना। ठीक है, और कभी कभार ये बियॉन्ड। ठीक है, कोई आदमी अगर अपने नॉर्मल स्टैंड से ज्यादा जाकर आपकी मदद करता है, ठीक है, तो आप उसे कहते हैं कि ये अपने बियॉन्ड जाकर मेरी हेल्प किया। ठीक है ना। अभी हम आएंगे उस एग्जाम्पल पे, मैं बस इन चारों का आपको एक बार डिफरेंस दे दूं। ठीक है, अभी ओवर में ना मैंने आपको बताया है कि फ्रॉम वन साइड टू अनदर। ठीक है ना। अब इसका भी मतलब ऊपर ही होता है, ये चारों आपका यूसेज जो है इन चारों का वो ऊपर के फॉर्म में ही होगा। ठीक है, लेकिन चारों का देखिए मतलब अलग है। अब चारों का मतलब अलग है, तो मतलब हम इसका यूसेज भी जब सेंटेंस में लिखेंगे तो बिल्कुल अलग करेंगे। ठीक है, सो अब हम इनके यूसेज की तरफ ध्यान देते हैं। अगर मैं आपको कहता हूं, ध्यान से देखना, अभी लिखना नहीं कोई। ही इज पुटिंग ऑन द कैप। ठीक है, या इसको और बेहतर बना लो, ही हैज पुट ऑन द कैप। अब मैंने ये सेंटेंस लिखा, यहां पे मैंने लिखा ही हैज पुट ऑन, तो यहां पे मैंने जो यूज किया वो ऑन का किया। ऑन का यूज मैंने कैप के लिए किया और ही के लिए, ये रिलेशन बता रहा है। अब इसके डेफिनेशन पे जाओ। कवरिंग अ पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि ये एक सरफेस है
ऑन जब भी यूज होगा मतलब उस सरफेस से चीज टच की हुई है, ठीक है। यानी कि जब हम ये कहते हैं ही हैज पुट ऑन द कैप, तो पुट ऑन द कैप मतलब मेरे सर पे वो टोपी लगी हुई है, तो इसका मतलब है मेरा सर है ये सरफेस, और ये टोपी जो है इससे यहाँ पे अटैच है। क्या आप लोग को इसका मतलब समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट? अब आते हैं हम लोग अपॉन, ठीक है। अगर मैं कहता हूं, एक एग्जांपल लिखता हूं कि राम जम्प्ड अपॉन द टेबल, ऊपर से, तो राम, अब यहां पे टेबल से कोई सरफेस से टच का वो नहीं है, इसका कहने का मतलब है राम यहां था, यहां से इसके ऊपर से जंप कर गया, ठीक है ना। दैट मीन्स यहां भी ऊपर का ही बोध है, यहां भी ऊपर का ही बोध है, लेकिन यहां पे क्या है, टच है बॉडी से, ठीक है, यहां पे टच नहीं है। दूसरा, यहां पे अगर आप इन दोनों में डिफरेंस और पता करना चाहो तो थोड़ा अक्ल लगाओगे तो तुमको मिलेगा, कैप मूव नहीं कर रही, तो ऑन में अभी मूवमेंट नहीं है, लेकिन यहां पे मूवमेंट है, ये मूव कर रहा है, टोपी एक जगह स्थिर है। तो इन दोनों में दूसरा डिफरेंस भी आप ये पता कर सकते हो, ठीक है। उससे भी आपको पता लग सकता है कहां पे किस चीज का यूसेज होगा। सो आप देख रहे हैं इसके ऊपर से ये मूव कर रहा है, अपॉन किसी चीज के ऊपर से, लेकिन आपको यहां भी ऊपर का ही रेफरेंस दिया, टेबल के ऊपर से, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ओवर। ओवर मतलब मैंने कहा आपको फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक छोर से दूसरे छोर के लिए, ठीक है ना। अब आप नॉर्मली जो सेंटेंस यूज करते हैं, ठीक है ना, मैं बहुत सिंपल अभी द क्लास, क्योंकि आपको उतना सिंपल नहीं आएगा इसलिए मैं थोड़ा अजीब सा सेंटेंस दे रहा हूं, द क्लास विल ओवर या गेट ओवर बाय, या ऐड कर दो 12:15 PM। अब आप देखो ये कहना चाह रहा है आपसे कि क्लास एक वक्त स्टार्ट हुई और दूसरे वक्त खत्म होगी, यानी कि फ्रॉम वन टू दी अदर, ठीक है। अगर हम इसी का कोई दूसरा सेंटेंस ले, ठीक है, मैं कहता हूं चेतना ट्रैवल्ड, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड का सिंपल मतलब है कि वो किसी एक छोर से दूसरे छोर गई होगी, तभी जाकर आप वर्ल्ड कवर करते हो। या तो आप ईस्ट से वेस्ट जाते हो, या नॉर्थ से साउथ जाते हो, या नॉर्थ से ईस्ट जाते हो, ठीक है, या साउथ से वेस्ट जाते हो, लेकिन आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, तभी जाकर आपका ओवर का वैल्यू हो रहा है, ठीक है। बट अब आप कहोगे सर मूवमेंट यहां भी है, मूवमेंट यहां भी है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि इससे इसका डिफरेंस तो पता लग गया कि चलो ये मोशन में ही नहीं है, ये मूवमेंट में है ही नहीं, तो ये दोनों मूवमेंट में है। तो सर इन दोनों का डिफरेंस है कि इसमें आपका किसी चीज के ऊपर से जंप करने का, ठीक है, आप यू डोंट जंप, आप ईस्ट से लेके वेस्ट में जंप नहीं कर रहे हैं, आप मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन दोनों में आपका ये है कि मूवमेंट में है, मोशन में नहीं है। जरूरी नहीं है कि जिस वक्त मैं ये सेंटेंस कह रहा हूं कि चेतना ट्रैवल्ड, मैंने तो कहा ट्रैवल्ड, एक वक्त उसने ट्रैवल किया, ठीक है, तो उस वक्त मूवमेंट में होगी, लेकिन जब मैं ये सेंटेंस बता रहा हूं तब वो मूवमेंट में नहीं, मोशन में नहीं है, तब वो नहीं चल रही है, ठीक है। तब हम सिर्फ उसको ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एक वक्त उसने पूरा ट्रैवल किया। तो ट्रैवल करने को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, उसको हम इस वर्ड से डिनोट करते हैं। तो ये रहा इन दोनों का डिफरेंस, और आपको इनका डिफरेंस पता लग गया, इनका डिफरेंस पता लग गया। अब आता है अबव। अब आप इन सब में सबसे सिंपल ऊपर का मतलब अबव ही होता है, जो आप अपने स्कूल कॉलेज में देखते हैं, ठीक है ना। आपसे जो सीनियर है, जो भी, कि अगर आप फर्स्ट ईयर में तो सेकंड ईयर में तो थर्ड ईयर, तो वो आपसे क्या है, वो आपसे सुपीरियर है, ठीक है ना, या प्रिंसिपल से।
तो आप लिखेंगे द प्रिंसिपल इज अबव ऑल इन द स्कूल या इन द कॉलेज। सो ये बहुत सिंपली आप इस चीज को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको और अच्छे शब्द में अगर मुझे लिखना है तो मैं एक और शब्द का प्रयोग करूंगा यहाँ पे, या तो सुपीरियर टू इसका मतलब होता है, या बियॉन्ड होता है, या इन अ हायर प्लेस, इन अ हायर प्लेस, ठीक है, इन अ हायर प्लेस। लेकिन हर जगह इसका मतलब यही होता है, अप, सबका मतलब ऊपर, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम क्या देख लेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे अबव का, कि राम इज अ स्टेशन मास्टर एंड ही इज अबव एवरीबडी वर्किंग देयर। इसका मतलब है राम, मैं लिख देता हूं, राम इज अ स्टेशन मास्टर and he is above everyone। अब एवरीवन मतलब जो भी वहां वर्क कर रहा है, मैं लिखवा दूंगा, वो कट रहा है, मैं देख रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं, मैं बोल भी रहा हूं, ध्यान से सुनना। ही इज अबव एवरीवन। अब यहां पे भी अबव ऊपर का ही सेंस दे रहा है आपको, लेकिन यहां अबव आपको ना तो एक जगह से दूसरी जगह जंप करने का दे रहा है, ना ही किसी चीज के ऊपर आपका सरफेस पे खड़े होने का दे रहा है, ना ही आपको एक छोर से दूसरे छोर जाने का दे रहा है। वो आपको सिंपली बता रहा है आपका रैंक, कि आप, राम जो है वह रैंक में सबसे ऊंचा है वहां पे। क्या आपको इन चारों का डिफरेंस समझ में आ गया? किसी को कोई तकलीफ? तो ये आखिरी जो नीचे कटा हुआ है ना, इसको मैं लिख दूंगा मिटाकर, आप ये सारा नोट डाउन कर लें, टाइम ले और नोट डाउन कर लें। जब हो जाए तो प्लीज बता दीजिएगा। ये कानून में बड़ा दिक्कत आता है नेट का।
हो गया सर। लास्ट वाला सर। हाँ, लास्ट वाले को मैं इधर मिटा के लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। हम्म मैंने लिखा था राम, ये अबव में लिखना है, राम इज अ स्टेशन मास्टर एंड ही इज above everyone. Everyone there. अब ये above जो है यहाँ पे, ये आपको रैंक दिखा रहा है। रैंक में ये बता रहा है कि राम जो है बाकी सब से, एवरीवन बाकी सब से सुपीरियर रैंक पे है, पोस्ट पे है। रैंक मतलब पोस्ट, सुपीरियर पोस्ट पे है। ठीक है ना? सो ये है सेंटेंस। ठीक है ना? लिख लीजिए। लिख लिया आप सबने? जी सर। यस सर। देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे। जो इसमें है डिफरेंस समझने का ही है, फटाफट देखेंगे क्योंकि आगे कंजंक्शंस कराने मुझे आज। कल की क्लास में मैं फ्रेजेस और इडियम्स डिस्कस करूंगा, तो कल की क्लास में एब्सेंट मत होना, कोई छूट जाएगा आप लोग का, क्योंकि हम लोग अब धीरे धीरे अपने कोर्स के एंड पे हैं। तो आप सबको बता दीजिएगा। मेरे ख्याल से किसी किसी के पेपर्स चल रहे थे, तो मुझे पता नहीं है कि कब है कब नहीं है, बट कोशिश कीजिएगा कल कल परसों की क्लास नहीं मिस हो किसी की। ठीक है ना? अब हम बात करेंगे बिटवीन, ठीक है ना, और अमंग, अमंगस्ट। काफी पूछा जाता है ये पेपर्स में, बिटवीन, बीच में। ठीक है ना? अब बिटवीन का यूज दो या अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को क्या कहते हैं हम, रिलेशनशिप दिखाने के लिए कहते हैं। और ये शब्द मैं पहले यूज कर चुका हूं, रेसिप्रोकल, बहुत इनिशियली यूज किया था। ठीक है? सो उसके लिए यूज करते हैं हम। ठीक है? पारस्परिक बोलते हैं, मतलब अगर दो लोगों के बीच में प्रेम है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, राम को राधा से, सॉरी कृष्ण को राधा से और राधा को कृष्ण से, दोनों को एक दूसरे से प्रेम है। तो इसे, इस प्रेम को हम रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बोलते हैं। तो उस चीज को दिखाने के लिए हमारे को बिटवीन का यूज होता है। ठीक है? अब बिटवीन है तो ऑब्वियसली दो लोग मिनिमम हमें चाहिए। ठीक है? अमंग है तो भी हमें दो लोग चाहिए मिनिमम, और अमंग्स है तो भी हमें दो लोग चाहिए मिनिमम। दो लोग के बीच में ही शेयर होगा। ठीक है ना? अगर मैं कहता हूं
देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप लोग प्लीज बिटवीन ही लिखें, बिटवीन श्वेता एंड प्राची। ठीक है, अभी मैं क्या बोल रहा हूं, पहले तो आप देखिए कि श्वेता सब्जेक्ट 1, प्राची सब्जेक्ट 2, मिनिमम हमें 2 चाहिए थे, 2 मिल गए। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, मतलब दोनों बराबर हैं। अब इस चीज को आप कैसे जस्टिफाई करोगे, बताओ? इससे करोगे, बिटवीन से ही करोगे, इसी से आपको बोध आ रहा है, अदरवाइज तो कोई बोध नहीं आ रहा। ठीक है ना? अभी अगर एक और एग्जांपल लिख दें कि नेहा ऑलवेज सिट्स बिटवीन नेहा sits between her mother and father। नेहा हमेशा अपने माँ बाप के बीच में बैठती है, माँ बाप के बीच में बैठती है। हम कभी भी ये नहीं लिखते कि नेहा सिट्स अमंग माँ बाप के बीच में, मतलब अमंग हर मदर एंड फादर। अमंग का मतलब दूसरा होता है, होता ये भी 2 है। ठीक है, मिनिमम 2 चाहिए हमें, बट 2 या 2 से अधिक जब भी हम अमंग एक्चुअली 2 से ज्यादा के लिए भी किया जाता है, बिटवीन हमेशा 2 के लिए किया जाता है। ठीक है, हमेशा और हमेशा। तो ये आपको पहला डिफरेंस मिला कि बिटवीन हमेशा 2 लोगों के बीच में होगा और अमंग आपका 2+। ठीक है ना? किसी का बर्थडे होता है, वो हमेशा कहता है कि स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कभी नहीं बोलता बिटवीन द चिल्ड्रन। बिटवीन द चिल्ड्रन होता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा में आप बिटवीन का प्रयोग नहीं कर सकते। तो हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट द टॉफीज अमंग द चिल्ड्रन। हम हमेशा कहते हैं अमंग द चिल्ड्रन, बच्चों में बांट दें टॉफीज को, आपने अक्सर सुना होगा। ठीक है, या कहते हैं मिठाई बांट दो लड़कों में। ठीक है, बुक्स बांट दो लड़कों में। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ठीक है, इन दोनों में फर्क पता लग गया, यहां 2, यहां 2 से ज्यादा। ठीक है ना? बहुत सिंपल सा रूल है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि इसका और इसका तो कोई लेना देना ही नहीं, जो भी कंफ्यूजन होती है इन दोनों में होती है, या अमंग या अमंगस्ट। तो ऐसा क्या होगा कि अमंग और अमंगस्ट में डिफरेंस आएगा? क्योंकि अमंग से ही एसटी लगकर ये शब्द बना है, तो कहीं ना कहीं मूल मीनिंग तो इस शब्द का भी यही होगा। तो फिर अलग कैसे है? अलग इस तरह से है कि अमंगस्ट का जो यूज है वो हम जनरली वॉवेल के साथ करते हैं। ठीक है ना? जो भी वॉवेल स्टार्टिंग वर्ड होता है उसके साथ, या नाउन के साथ करते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना, वॉवेल स्टार्टिंग वर्ड्स के साथ या नाउन के साथ करते हैं अमंगस्ट का यूज। जैसे बुक्स वर डिवाइडेड, बांटना। ठीक है, डिवाइडेड अमंगस्ट अस, हमारे बीच में बुक्स को बांटा गया। ठीक है, यहां भी डिवाइडेड का मतलब डिस्ट्रीब्यूट ही है। ठीक है, यहां भी हमारे पास इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट ही है। ठीक है, लेकिन हमें यह ध्यान में देना है कि 2 चीजें इससे और उसको अलग करती हैं, वो ये है कि इसमें हमें ये नहीं देखना होता वॉवेल स्टार्टिंग वर्ड या नाउन,
ठीक है, यहाँ पे हमें कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड देखना पड़ता है और इसमें हमें वॉवेल स्टार्टिंग वर्ड देखना पड़ता है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोग को कि वॉवेल होता है इंग्लिश में, अंग्रेजी में 26 अल्फाबेट होते हैं। टोटल सिलेबल्स जो होते हैं वो 26 होते हैं। 26 में से 5 होते हैं वॉवेल, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। बाकी 21 जो होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट, बाकी जितने भी होते हैं। सो जब भी आपको कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड दिखे या नाउन दिखे तो आप ये लगा लो, ठीक है। जब आपको यहां पे वॉवेल स्टार्टिंग वर्ड दिखे तो आप क्या लगाओगे, क्या लगाओगे बताओ? हाँ, amongst, अमंग्स लगाएंगे। अब मुद्दा ये उठता है कि अगर आप लोग को ये समझ में आ गया कि चलो ठीक है, रूल मेरे को पता लग गया, बहुत इजी है कि इसमें हमारे को कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग देखना है, इसमें वॉवेल स्टार्टिंग देखना है, तो जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने देख लिया। अब कहां पे है वॉवेल, कहां देखना है इसमें से? ये सेंटेंस है, देखोगे कहां भाई? पूरा सेंटेंस है। अब अमंग लगा है तो अमंग लगा है तो कॉन्सोनेंट देखना है जी। अब कॉन्सोनेंट किसको, क्या है कॉन्सोनेंट इसमें? कॉन्सोनेंट क्या है? children, बताइए। हाँ, children, कौन से वर्ड को देखना है आपको? टॉफीज को देखना है कि चिल्ड्रन को देखना है? children, चिल्ड्रन, ठीक है। और इसमें किसे देखना है? यहाँ पे बुक्स को देखना है या अस को देखना है? us, us, अरे दोनों में से वॉवेल कौन सा है? us, अस है ना, यू है ना, ए जी सर, ई आई ओ यू, तो जी इसे देखना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी, बिना इसके ये बनेगा नहीं, और ये बहुत कंफ्यूजिंग होगा, इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चीजें आपके कोर्स में ऐसे नहीं दी हुई हैं, लेकिन इन चीजों का आपको पढ़े बिना गुजारा नहीं है। तो आप पहले इसको लिख लें, मैं लिखवा भी रहा हूं, पहले बिटवीन डालो और मैं वो सेंटेंस लिखवा रहा हूं, उसके बाद ये पूरा लिखना, फिर अमंग लिखवा रहा हूं, उसका सेंटेंस और वो, ये तीनों लिख लो पहले। बिटवीन लिख के लिखिए। बिटवीन का यूज, बिटवीन का यूज दो, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में, बिटवीन का यूज दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच, के बीच, के बीच ये है पारस्परिक, पारस्परिक संबंध बताने के लिए किया जाता है। पारस्परिक संबंध बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। मैं यहां इंग्लिश में लिख दे रहा हूं इसी चीज को। पारस्परिक संबंध बताने के लिए किया जाता है। अब इसी को इंग्लिश में लिखेगा। मैं फिर से एक बार हिंदी में बोल रहा हूं। बिटवीन का यूज, प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच पारस्परिक संबंध बताने के लिए किया जाता है। अब इंग्लिश में है वी यूज बिटवीन, और बिटवीन को सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में ऐसे कर दीजिएगा, वी यूज बिटवीन, वी यूज बिटवीन टू एस्टैब्लिश, we use between to establish, we use between to establish। ये पारस्परिक का इंग्लिश मीनिंग देखिएगा, रेसिप्रोकल। we use
between RECIPROCAL. We use between to establish reciprocal relationship of reciprocal relationship of of reciprocal relationship of either persons or things. Full stop. Either persons or things. Full stop. Either persons or things. Either persons or things. ठीक है, अभी अमंग का लिख लीजिए. अमंग, ये नोट डाउन कर लेना, मिटा नहीं रहा हूं. वो कॉलम तो बनाया होगा ना, ऐसे तीन कॉलम्स बनाए होंगे तुमने. तो अमंग का डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूं पहले मैं. अमंग का लिखिए. इनका अमंग का प्रयोग अमंग का प्रयोग कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड या स्लैश नाउन. अमंग का प्रयोग कॉन्सोनेंट CONSONANT कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड या नाउन के साथ होता है. कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड या नाउन के साथ होता है. और इसका प्रयोग और इसका प्रयोग भी दो या दो से अधिक इसका प्रयोग भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है. व्यक्तियों वस्तुओं के लिए किया जाता है. ठीक है, इंग्लिश में लिखिए. वी यूज अमंग, और अमंग को भी ऐसे कर दीजिएगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में और अंडरलाइन. वी यूज अमंग with consonant starting word slash noun. We use among with consonant starting word slash noun full stop slash noun full stop full stop. It also establishes the mode
of distribution, बांटना. It also establishes the mode of distribution slash division. It also establishes the mode of distribution or division. For people and things, or things. For people or things. For people or things. तीसरा लिखिए. हेलो सर, हाँ बेटा. ये इंग्लिश में वापस बोलना, हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था सर. पूरा बोलना अमन है. की डिवीजन मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड. क्या लिखा आपने? से आगे. मुझे एक बार सेंटेंस पढ़ के बता दीजिए, मैं उसके आगे बता देता हूँ. मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन. मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्लैश डिवीजन फॉर people or things. For people or things. For people or things. For people or things. लिख लिया सर. जी पूछिए. अब आते हैं अमंगस्ट. अमंगस्ट का लिख लीजिए पहले. अमंगस्ट का प्रयोग अमंगस्ट का प्रयोग अमंगस्ट का प्रयोग अमंगस्ट का प्रयोग वॉवेल स्टार्टिंग वर्ड स्लैश नाउन के साथ होता है. के लिए होता है, सॉरी, के लिए या के साथ होता है. वॉवेल स्टार्टिंग वर्ड या नाउन के साथ होता है. वॉवेल स्टार्टिंग वर्ड या नाउन के साथ होता है. अभी आप लोगों ने मेरे ख्याल से, हाँ पहले इंग्लिश में लिख लीजिए. वी यूज अमंगस्ट, बाकी मूल डेफिनेशन दोनों का सेम ही रहता है जो मैंने पीछे लिखा है, ठीक है ना. वो डिस्ट्रीब्यूशन और डिवीजन ही स्टैब्लिश करता है लोगों में. वी यूज अमंगस्ट, वी यूज अमंगस्ट, अमंगस्ट को फिर वही सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में अंडरलाइन. वी यूज अमंगस्ट, ठीक है, with with vowel starting word slash noun, full stop. With vowel starting word slash noun. Vowel starting word slash noun. अब आप इस चीज को कॉपी कर सकते हैं, सेंटेंसेस को कॉपी कर सकते हैं तीनों में. ये तीनों चीज अगर कॉपी कर लिया है तो बोलिए, मैं मिटा देता हूं. सर कर लिया. कर लिया? सभी ने कर लिया ये? नहीं सर, कर रहे हैं अभी. अच्छा अच्छा, ठीक है, कर लीजिए कर लीजिए, बता दीजिएगा बस.
ये फर्स्ट पोर्शन मिटा दो, मैं ये वाला, ये तो कर लिया होगा ना आप लोगों ने? जी सर। जी। अब उधर का हो जाए तो प्लीज बता दीजिएगा, मैं वो भी मिटा दूं। सर हो गया। हो गया, मिटा दूं मैं सारा? जी सर। चेक। अभी देखिए, मैंने आपको उस दिन बताया था डिफरेंस, बट स्टिल मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। सबसे ज्यादा पेपर में अगर पूछा जाता है तो जो मैं आपको लिखवा रहा हूं उनमें से एक ये भी है, क्योंकि ये मैंने उस दिन समझाया था आपको, ठीक है? तो ये मेरे ख्याल से इजी रहेगा। बिसाइड जो होता है, बिसाइड का मतलब होता है बाय, प्लीज लिखना नहीं कोई, अभी मैं टाइम दे रहा हूं, देख लो पहले। बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ का मतलब होता है बगल में, ये मैंने आपको बताया था। और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, ठीक है? इन एडिशन टू, या समटाइम्स एक्सेप्ट दैट, इन एडिशन टू या एक्सेप्ट दैट। तो इसका मतलब होता है हिंदी में अतिरिक्त या के अलावा। थैंक यू, एक सेकेंड, सॉरी, के अलावा। अब नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। सिर्फ एस लग गया तो हमारे को ये मतलब बताया, अगर एस नहीं है तो बिसाइड का मतलब ये होता है, ठीक है? अब हम इसका एक एक एग्जाम्पल ले लेंगे, बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? अगर मैं कहता हूं प्राची इज सिटिंग बिसाइड आनंद, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि प्राची आनंद के बगल में बैठी, ठीक है? लेकिन अगर मैं कहता हूं बिसाइड्स प्राची, कॉमा, ऑल कैन कम इन द क्लास, तो यहां मैं कहना चाह रहा हूं कि प्राची के अलावा बाकी सब क्लास में आ सकते हैं, ठीक है? अब आता है कि सर ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, तो सर इसका भी एक एग्जाम्पल दे दीजिए। यहां पे तो अलावा का सेंस है, अतिरिक्त का सेंस में क्या होगा? अतिरिक्त का एग्जाम्पल, ये अलावा का एग्जाम्पल है, ये बगल में का, मैं आपको अतिरिक्त का एग्जाम्पल दे देता हूं। अतिरिक्त का एग्जाम्पल है बिसाइड्स हिंदी, बिसाइड्स हिंदी रसना नोज, बिसाइड्स हिंदी रसना, नोज की जगह स्पीक्स कर लो, स्पीक्स इंग्लिश
इंग्लिश। कहने का मतलब है कि वह हिंदी के अतिरिक्त साथ साथ अंग्रेजी भी बोल लेती हैं। अब क्या आपको इसका डिफरेंस पता लग गया? समझ में आ गया? किसी को कोई तकलीफ? ये बहुत पूछा जाएगा पेपर में, और सिर्फ वही पेपर नहीं जो आप दे रहे हैं, आपके बोलचाल में, जीवन में, किसी भी वक्त। ठीक है ना? यही मतलब होता है इनका। ठीक है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लें। जब हो जाए तो प्लीज बता दीजिएगा मुझे। हो गया सर। सर रुकना, थोड़ा सा और लिखना है। जी। सर लिख रहे हैं, थोड़ा सा और रह गया। ओहो सॉरी, उधर करेगा इधर करेगा? सर ये लिखा हुआ रह गया, बस ये लिख रहे अच्छा हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक। सर लिख लिया। लिखा जी? ठीक। देखिए, मैंने उस दिन दो और चीजें बताई थी। ऑफ, ठीक है। अब नॉर्मल ऑफ जो होता है, ये अलग अलग तरीकों से यूज होता है, ठीक है ना? ये ऑफ का मतलब ही है कि उससे, उसका, ठीक है ना? बट जब एग्जाम में ऐसे करके आपका आंसर में आता है ना,
तब आपको समझ नहीं आता कि इस ऑफ का मतलब क्या है। मैंने उस दिन इस ऑफ का मतलब आपको बताया था। इस ऑफ का मतलब होता है सेपरेशन। सेपरेशन सेपरेशन का मतलब होता है अलगाव। ठीक है ना। सेपरेशन का मतलब है अलगाव। जब भी आपको ये भाव प्रकट करे, whenever separation of always symbolizes separation, always and always symbolizes separation। अब आप इसका, उस दिन मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल, स्विच ऑफ द लाइट्स। जैसे ही आप स्विच ऑफ करेंगे, करंट का कनेक्शन सेपरेट, अलग हो जाएगा, फ्लो बंद हो जाता है। सो इस ऑफ ने क्या किया, लाइट से करंट का जाना उस तार से रोक दिया, सेपरेट कर दिया। सो इसीलिए हम ऑफ का प्रयोग हमेशा सेपरेशन के लिए करते हैं, हमेशा और हमेशा। ठीक है ना। अगर मैं कहता हूं पिंटू पुट्स ऑफ हिज कैप। याद कीजिए मैंने अभी ऑन का एग्जांपल दिया था। पुट्स ऑन मतलब उसने लगाया और सर पे लगा हुआ है। पुट्स ऑफ मतलब सर से हटा लिया। ठीक है। ऑफ मतलब सेपरेट। अभी क्लियर है ये? इसमें कोई डाउट? प्लीज इसको लिख लीजिए, फटाफट लिखते रहिए, अब टाइम वेस्ट मत कीजिए अब। हो गया सर। कर लिया आप लोगों ने? ठीक। मिटा दूं? जी सर। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। मेरे हिसाब से ग्रामर में इन दो शब्द का हद से ज्यादा प्रयोग होता है। अंग्रेजी में जब भी आप कुछ पढ़ेंगे, whenever you study English, you use these two words। मतलब मैं चार ऐसे शब्द लेता हूं जनरली, बट दो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिनको मैंने टेंसेस पढ़ाया तो ठीक है, मगर दो हैं जो रहते हैं। एक है आपका बाय और दूसरा है आपका विद। ठीक है ना। ये ये बहुत हेलो इंपॉर्टेंट सर। है। हाँ, सर दूसरे वाले ऑफ का यूज नहीं बताया आपने। किसका? ओ एफ का, ओ डब्ल्यू एफ का तो बता दिया। ओ एफ बताया तो से उसका रेफरेंस, सेपरेशन से जो डिफरेंस है सिर्फ वही बता रहा हूं मैं। ऑफ का यूसेज अभी बताया नहीं है मैंने। ठीक है, अभी आगे बताऊंगा। इसको देखो, बाई और विद का डिफरेंस। बाई और विद में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहली चीज जो डिफर करती है वो ये है कि बाई आप लिविंग और विद आप नॉन लिविंग के साथ लगा सकते हैं। अब ये आपने कहां पढ़ा? मैंने अभी जब आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाया था, जब वो चार्ट बनवाया था एक्टिव पैसिव का, तो मैं जब जब लिख रहा था पैसिव वॉइस में, तो मैं ये लिख रहा था, द स्नेक वॉज किल्ड बाय राम। राम एक लिविंग है। द स्नेक वॉज किल्ड
विद अ स्टिक। स्टिक एक नॉन लिविंग है। ये डिफरेंस समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? नहीं है। नहीं आया? क्या नहीं आया इसमें? जीवित व्यक्ति के साथ बाई का प्रयोग करते हैं, जो जीवित नहीं है उसके साथ विद का प्रयोग करते हैं। इतना समझने में तुमको क्या लगा? सर आ अभी गया। समझ में आ गया? यस सर। हर चीज का हिंदी मीनिंग नहीं खोजो। अंग्रेजी सीखने आए हो तुम, गुजराती और हिंदी सीखने आए हो? हाँ, हमेशा कोशिश करो कि अंग्रेजी के वर्ड्स को समझने की। नहीं तो मेरा तो नुकसान नहीं होगा, मैं तो हर चीज का हिंदी बताकर चला जाऊंगा, लेकिन तुम क्या सीखोगे उससे? कुछ नहीं। तुम्हें लिविंग नहीं पता क्या होता है। कितनी अजीब बात होगी है। ध्यान दीजिए, जीवित, अब लिख तो लो, जीवित या जो जीवित नहीं है। सबसे पहला डिफरेंस ये है, सबसे पहला डिफरेंस। फटाफट फटाफट, मेरे को आज कंजंक्शंस कराने हैं किसी भी हाल में, नहीं तो बैठे रहोगे। जैसे ही कर लेना बता देना। हो गया सर। लिखते चलो। अब हिंदी में भी लिख रहा हूं तो पता लग रहा है क्या लिख रहा हूं मैं। मैं पढ़ भी दे रहा हूं। बाई एयर, बाई प्लेन, बाई रोड, बाई रेल, एक्सेट्रा। मैनर को रेफर करने के लिए, ठीक है, तरीका।
जब ये लिख लेना ना तो एग्जाम्पल लिख दूंगा इसका। क्या? ये मत लिखना अभी, पूरा नहीं है। एग्जाम्पल, यू शुड सिट विथ पेशेंस, ठीक है, शांति के साथ, संयम के साथ बैठे। मैनर, किस तरह से बैठे, संयम के साथ। तो ये विद यहां पे क्या दिखा रहा है आपको, मैनर, ठीक है ना। फटाफट लिखिए इसको, तरीका दिखा रहा है किस तरह बैठिए। जब ये लिख लेना तो ये लिख लेना, इनका एग्जाम्पल मैं उधर लिख दूंगा। बाई सबके साथ कॉमन है, चांस, मिस्टेक, गॉड, हार्ट, फोर्स, इन सब के साथ बाई। यही है वो, हम हमेशा इनको एक साथ बोलते हैं। मैं उससे बाई चांस मिल लिया, आई मेट हर बाई चांस, ठीक है। बाई मिस्टेक आपसे टक्कर हो गई, बाई गॉड इतना अच्छा, ठीक है। बाई हार्ट लर्न कर लूंगा मैं इसे, ठीक है, या बाई फोर्स। अब ये बाई फोर्स यहां पे जबरदस्ती, ठीक है। बाई हार्ट मतलब कंठस्थ, बाई गॉड मतलब ईश्वर की शपथ, और बाई मिस्टेक मतलब गलती से, ठीक है। बाई चांस मतलब संयोग। तो हम इनका प्रयोग हमेशा साथ में करते हैं, इसीलिए इसे फ्रेजेस बोलते हैं। फ्रेज पूरा मीनिंग नहीं देता कभी भी किसी सेंटेंस का। अगर सिर्फ बाई चांस शब्द बोलोगे तो पूरा मीनिंग नहीं देगा, ठीक है। पूरा सेंटेंस बनाना होगा कि जैसे आई मेट हर बाई चांस, ये है पूरा उसका सेंटेंस। फटाफट लिखो उसको।
देखिए ऑफ का जो है सबसे पहला चीज कि हम क्वालिटी डिनोट करते हैं, ठीक है ना, विशेषता। लिख लीजिए सबसे पहला अब यार विशेषता देखना कैसे लिखते हैं मेरे को बहुत ज्यादा पता नहीं है, अगर सही नहीं हो तो बता देना मेरे को। सर सही है। सही है। व्यक्त करने के लिए होता है, दैट मीन्स यहां पे क्या है, टू शो क्वालिटी, टू शो क्वालिटी। एग्जाम्पल, अभिनव, अभिनव इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स, ये प्रिंसिपल का मतलब होता है आपका सिद्धांत। इस प्रिंसिपल PLE और PAL हो जाएगा तो आपका प्रधान अध्यापक, क्या बोलते हैं उसे, प्रधानाचार्य, जो भी बोलते हैं वो, ठीक है ना, ये है सिद्धांत। तो जब मैं कहता हूं अभिनव इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, तो मैं अभिनव को क्या बता रहा हूं कि बहुत ही सिद्धांतों वाला आदमी है। तो सिद्धांतों वाला आदमी होना उसकी क्वालिटी है, ठीक है। तो हमने उसके आगे क्या प्रयोग किया, ऑफ। लिख लिया, जी सर। फटाफट लिखिए। लिख लिया। लिख लिया सर। हाँ अब लिखिए, used with certain phrases। इसका मतलब है कुछ फ्रेजेस के साथ प्रयोग होते हैं। लिख लीजिए हिंदी में, कुछ फ्रेजेस के साथ प्रयोग होते हैं हमेशा। जिस तरह अभी बाई चांस वगैरह बताया था, तो कुछ ऐसे फ्रेज हैं जो अपने आगे हमेशा बाई लेते हैं, तो उसी तरह कुछ ऐसे फ्रेज है जो अपने बाद, आगे नहीं पीछे, हमेशा ऑफ लेते हैं। वो कौन कौन से हैं, प्राउड ऑफ, होप फुल ऑफ, ठीक है। मैं इधर भी लिख दे रहा हूं, ये ऑफ फ्रॉम का नहीं है, अभी फ्रॉम बता दूंगा, लिख दे रहा हूं, आप लिखते रहेगा, पहले ये दोनों लिख लीजिएगा। थिंक ऑफ, फुल ऑफ, अवेयर ऑफ, गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ का मतलब है इससे छुटकारा लो, गेट रीड ऑफ, इस चीज से छुटकारा लो। ये कुछ शब्द हैं जो आप देख रहे हैं अपने बाद हमेशा ऑफ ले रहे हैं, और ये फ्रेजेस हैं, साथ में यूज होंगे, हमेशा साथ में यूज होंगे, ध्यान देना।
सर लिख लिया। बातें मत करो, आवाज सुनाई देगा बंद कर दूंगा क्लास, ध्यान देना इस बात को। देखिए, ऑफ का यूज जो बहुत प्रोमिनेंटली हम यूज करते हैं, ठीक है ना, सबसे फेमस जो इसका यूसेज है वो यही है, ठीक है। टू डिनोट या टू डिनोट द, टू एस्टैब्लिश, ये एल 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 आई एस एच, ठीक है। रिलेशन, संबंध या अधिकार, पोजेशन, वी यूज ऑफ। लिख लीजिए फटाफट। देखिए, द नेम ऑफ माई विलेज, मेरे गांव का नाम, मेरे गांव का नाम यानी कि पोजीशन, मेरा गांव, मेरा शब्द जहां आएगा मेरा गांव, वो पोजीशन। या मैं कहता हूं कि आनंद इज सीमाज ब्रदर, आनंद सीमा का भाई है, तो वह संबंध। तो उसमें ऑफ क्या लगाएंगे, क्या लिखूंगा मैं, आनंद इज रिलेशन। द ब्रदर ऑफ सीमा, तो ऑफ लगा, रिलेशन। आनंद, आनंद इज द ब्रदर ऑफ सीमा। अब यहां पे जो ऑफ है, नीचे वाला ऑफ तो अधिकार दिखा रहा था, पोजीशन, यहां पे क्या दिखा रहा है, संबंध, रिलेशन, ठीक है। लिख लीजिए। मिटा दूं? सर सर अब ऊपर टॉपिक डालिए, फ्रॉम।
देखिए पहला, अभी कैसे बनेगा? इंग्लिश वाले प्लीज लिख लीजिए। वी यूज फ्रॉम, फ्रॉम को इन्वर्टेड कॉमर्स में, वी यूज फ्रॉम टू शो, टू शो one, to show that, to show that one thing is used to prepare another thing. One thing is used to prepare another thing, another thing, and we also denote, and we also denote its quality. Which is, and we also denote its quality which is implied या which is in implied form. हमें अलग से करने की जरूरत नहीं होती. Which is in implied form, FORM, which is in implied form. Which is in implied form. One thing is used to prepare another thing, and we also denote its quality which is in implied form. IMPLIED, implied form. ये हम पहले लिख चुके हैं. implied word मैं आपको explain कर चुका हूं. ये जो पीछे बैठे हैं LBS में, आप लोगों ने सबने लिख लिया ना? ऐसे कुछ किसी का छूट तो नहीं रहा ना? बताइएगा, मैं मिटाऊंगा नहीं तब तक. ठीक है ना जी? ठीक है. किसी तरह का कोई डाउट हो तो रोक के पूछ लीजिएगा. ठीक है ना? अब आते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ. अगर मैं कहता हूं, अभी लिखना नहीं, समझ लो पहले इसको. स्वीट्स आर मेड फ्रॉम पनीर एंड शुगर. पनीर एंड शुगर. ठीक है.
ये हो गया एक सेंटेंस। दूसरा, अगर मैं कहता हूं घी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क। पहले आप अपनी परिभाषा को देखिए, उस परिभाषा में लिखा है मैंने, आई हैव रिटन इन द डेफिनेशन, कि एक चीज किसी दूसरे चीज से बनती है या कोई एक चीज दूसरे चीज को बनाती है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहां पे पनीर और शुगर से हम स्वीट्स बना रहे हैं। दूसरा, घी मिल्क से बना रहे हैं, तो एक चीज से दूसरा चीज बनता है। ठीक है ना, पहली चीज। दूसरा मैंने लिखवाया आपको कि इसमें उसका गुणवाचक, दैट मीन्स उसका विशेषता इंप्लाइड फॉर्म में रहता है। अब ये कहीं से भी ये नहीं लिखा कि स्वीट्स आर मेड, तो स्वीट्स आर टेस्टी या घी इज गुड फॉर हेल्थ, कहीं नहीं। लेकिन हम घी के बारे में ऑलरेडी जानते हैं या स्वीट्स के बारे में भी ऑलरेडी जानते हैं कि स्वीट जो होता है वो बहुत टेस्टी होता है। तो ये टेस्टी लिखा नहीं हुआ है, लेकिन ये इंप्लाइड फॉर्म में है। ये हमको ऑलरेडी जहन में पता है कि स्वीट्स है तो अच्छा ही है, घी है तो अच्छा ही है। तो ये उसके, ये नाम ही अपने आप में गुण है कि फायदा ही देते हैं। ठीक है, ये मिठास देता है आपको, ये जो भी है आप हेल्थ के लिए अच्छा है। वैसे तो घी कम ही खाते हैं, बट ठीक है। अभी समझ में आपके रूल्स के दोनों भाग क्लियर है आपको? हाँ, कि जी इंप्लाइड सर। फॉर्म में कैसे है। ऐसा। ठीक है, लिख लीजिए इसको। सर लिख लिया। मुझे दिख रहा है तुमने लिख लिया, तुम्हारे बात करने से और हंसने से पता लग जाता है मुझे। आराम से बैठो, बाकियों को भी लिखने दो। ठीक है ना। सर लिख लिया। ठीक, कौन समझदार है ये माइक से खेल रहा है? देखो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बार बार बोलता हूँ। एनी एनी नॉइज विल डिस्टर्ब मी, और मैं डिस्टर्ब हो गया तो तुम्हारे को मैं पढ़ाऊंगा नहीं आगे। यहां ध्यान दीजिए, फ्रॉम का दूसरा जो यूज है वो ये है कि फ्रॉम ना आपको हमेशा ओरिजिन बताएगा। मैं पूरा सेंटेंस ही लिख देता हूं। ठीक है, यानी कि ये मुझे स्रोत लिखना नहीं आता, देख लेना ये सही लिखा है कि नहीं। स्रोत सही है सर। सही है। स्रोत मतलब ये ओरिजिन बताने के लिए, ठीक है ना, का प्रयोग स्रोत को डिनोट
करने के, लिखते रहिए, करने के लिए एग्जाम्पल, लाइफ ऑन अर्थ started from water. अब आप देखिए, मैंने इसमें बताया कि जीवन की शुरुआत, स्रोत, ओरिजिन पानी से हुई, तो ये स्रोत बताने के काम में आता है। भैया सर। एक लास्ट लिख लीजिए, थर्ड पॉइंट, फिर बहरहाल आपका सारा कंफ्यूजन वाला शब्द जो है उसमें अब दिक्कत नहीं आना चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोग अगर ढंग से पढ़ लेंगे इसको, तो आप जब बना रहे होंगे सेंटेंसेस तो आइडेंटिफाई आराम से कर पाएंगे, ठीक है ना। इसका एक है जो लास्ट है, वो ये है कि फ्रॉम का यूज जो है वो डिस्प्लेसमेंट, यूज्ड इन फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब यहां ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये प्लेस को दिखाता है, ठीक है। सो आप हिंदी में इसको बस इतना ही लिख लीजिए, फॉर्म, फ्रॉम का प्रयोग डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है, और ये डिस्प्लेसमेंट स्थान को बोध या स्थान के लिए यूज होता है। ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल है देखिए, रणवीर, रणवीर के, रणवीर्स मतलब जब भी अपोस्ट्रोफी एस लग गया तो रणवीर के पेरेंट्स केम फ्रॉम दिल्ली टू मीट हिम। अब हमने देखा कि रणवीर के माता पिता दिल्ली से उससे मिलने आए, तो जब हमने ये लिखा कि पेरेंट्स केम फ्रॉम दिल्ली, तो मतलब दिल्ली से एक जगह से वो कहीं और गए, यानी कि दिल्ली एक स्थान है, तो उन्होंने डिस्प्लेस किया अपने आप को, एक जगह से दूसरी जगह लेकर गए, ठीक है। तो जब भी ये स्थान के बोध में डिस्प्लेसमेंट हो, एक जगह से दूसरी जगह जाने का, तो वहां हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किसी को कोई तकलीफ? नहीं। लिख लीजिए इसको। अरे माँ,
लिख लिया आप सबने? जी सर। ठीक। अब जितने भी कंफ्यूजन वाले शब्द थे वो सारे आपने कर लिए हैं, ठीक है। अब मुझे तो पता नहीं आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। मैं हर बार जब भी क्लास लेता हूँ आप लोगों से ये बात बोलता हूँ और रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि पढ़ाई कीजिए। अब आई डोंट नो कि आप लोग इंग्लिश की कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, बट बहुत ज्यादा क्लासेस बची नहीं है बच्चे, इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कोर्स धीरे धीरे पूरा हो रहा है, इस हफ्ते पूरा हो जाना चाहिए। अब उसके बाद मैं आपको आपके रिक्वेस्ट पे ही मिलूंगा कि अगर आपने रिक्वेस्ट किया कि सर कोई डाउट है तो कोई क्लास दे दो, वो भी सर से, मेरे से तो नहीं, आप लोग को एसोसिएशन में बात करनी होगी उसके लिए। तो इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे मैं चला भी जाऊं और आप लोग की बाकी क्लासेस हो भी नहीं हो, तो ये एक ऐसा चीज है जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी आपने पहले कभी पढ़ी नहीं है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज पढ़ते रहिए। मैंने ये बात एसोसिएशन को इधर बोली है कि जिन किसी के पास किताब नहीं पहुंची है उसको तुरंत पहुंचाया जाए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका आगे पेपर होगा अभी इसी साल, ताकि आप लोग उसको रिवीजन कर सको, ठीक है। और बुक बने हुए हैं, इधर से बस निकल जाना है, तो शायद निकल गए होंगे, मैंने ये बात सैटरडे ही बोल दी थी, तो आज शायद वो लेके पोस्ट कर दें या फिर कोई लेकर जाए वहां पे पर्सनली डिलीवर करे, आप लोग को मिल जाएगा, सो दैट कि आप लोग को दिक्कत ना हो। बाकी तैयारी करने का काम तो बेटा आप ही लोगों का है, मेरा है नहीं, बट मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे और मुझे खुशखबरी मिलेगी कि आप लोगों में से कोई ना कोई या बहुत सारे बच्चे कुछ ना कुछ तो बन ही गए हैं इस साल, जो नहीं वो अगले साल जरूर बन जाएंगे, बशर्ते कि आप लोग पढ़ाई कीजिए। कंजंक्शन, कंजंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम से जाना जाता है, उस इंपॉर्टेंट का नाम है, उस इंपॉर्टेंट वर्ड का नाम है कनेक्ट। अब कनेक्ट शब्द को आप जानते ही हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना, जोड़ना। मेरा हिंदी चेक करते रहना, तुरंत समझा देना, पता लगा गलत लिखवा रहे हो। सही है। सो ये इसका मूल काम ये है, मत लिखो अभी कानौर, रुक जाओ, कुछ नहीं फायदा मिलेगा, 2 मिनट रुक जाओ, उसके बाद आप लोग आराम से लिखना। इसका मतलब होता है जोड़ना। अब मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन का काम जो होता है वो दो चीजों के बीच में रिलेशन बताना होता है, वो जोड़ता नहीं है वाक्यों को, जस्ट उसका उल्टा कंजंक्शन करता है। कंजंक्शन सिर्फ और सिर्फ दो वाक्यों को जोड़ता है, उसका कोई काम नहीं है रिलेशन बने ना बने, वो आपके लिए दो सेंटेंसेस को या तो जोड़ देगा और इस तरह से जोड़ेगा कि आपको वो सेंटेंस जो है छोटा बन के निकले। मैं आपको बता रहा हूं कैसे। पहले तो ये देख लीजिए कि कंजंक्शन जो है, इट जॉइंस, ठीक है, वर्ड्स कॉमा एक्सप्रेशंस और सेंटेंसेस, ये तीन चीज इनका काम है, जोड़ने का, सिर्फ जोड़ने का, मैंने बार बार बोला है। तो अगर मैं ये कहता हूं राम इज अ गुड क्रिकेटर, और मैं ये भी कहता हूं श्याम इज अ गुड क्रिकेटर, अब मेरे पास दो सेंटेंस है। अब ये दो लंबे सेंटेंस और एक जैसे ही हैं, तो क्यों ना इनको हम साथ में लिख दें। तो अब साथ में लिखने के लिए इन दोनों को जोड़ना होगा, मूल शब्द पे रहेगा जोड़ने के लिए। अब ये दो सेंटेंसेस हैं, मैंने आपके परिभाषा में ही लिखवा दिया कि जी वाक्यों को जोड़ने के भी काम में आते हैं। देखिए सबके आगे एस लगा है, सो अब हम इसको जोड़ते हैं जी। अब जोड़ने के कुछ शब्द तो होंगे, उन्हीं शब्द को हम कंजंक्शंस बोलते हैं। तो हमने इनको जोड़कर लिखा राम श्याम। अब राम और श्याम दो अलग लोग हैं,
तो जब एक से ज्यादा होता है तो हम प्लूरल का प्रयोग करते हैं। अब क्या है ये दोनों? अच्छे क्रिकेटर्स, गुड क्रिकेटर्स, फुल स्टॉप। अब हम इनको जोड़ेंगे कैसे? हमने एक शब्द का प्रयोग किया, एंड। राम एक अच्छा क्रिकेटर है, श्याम एक अच्छा क्रिकेटर है। राम और श्याम राम और श्याम अच्छे क्रिकेटर्स हैं। तो आप देखिए कि दोनों सेंटेंस जो आपने दोनों वाक्य लिखे, इसका मतलब तो नहीं बदला। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी होंगी। कंजंक्शन भले ही वाक्यों को जोड़ता है, मतलब नहीं बदलता है। आपने ये वाक्य जोड़कर छोटा कर दिया, ठीक है? इसका अर्थ है यहां पे अगर आप डिकोड करोगे कि राम इज अ गुड क्रिकेटर, श्याम इज अ गुड क्रिकेटर। हमने इतना लंबा ना लिख के दोनों को जोड़ दिया एंड से, ठीक है, राम और श्याम को, और ये दोनों अच्छे क्रिकेटर्स हैं। तो ना तो हम जो यहां पे मीनिंग दे रहा था इसका, वही यहां भी मतलब दे रहा है। तो कंजंक्शन जोड़ता भी है और मीनिंग भी नहीं बदलता है। क्या ये बात आप लोग को क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ गई? एलबीएस जी लिख सर। लीजिए, फटाफट लिखिए। लिख लिया सर। लिख लिया आप सबने? यस सर। अभी किसी को इसमें कोई डाउट? अभी देखिए, आज तो नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, कल खत्म करके फ्रेज और क्लॉज कराऊंगा मैं, सॉरी, फ्रेज और इडियम्स एक्सप्लेन करूंगा क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो आप लोगों से आग्रह है कि जो बच्चे अगर बाई चांस आए नहीं है तो आप उससे पहले बता दीजिए, क्योंकि वो रिपीट नहीं होगा। और जैसा कि मैंने कहा है, मैंने साफ साफ बोल दिया, जो क्लास नहीं अटेंड करेगा उसे वीडियो नहीं मिलेगा। कल जो हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग, कंजंक्शन, और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये दो प्रकार के कंजंक्शंस हैं। एक का नाम है कोऑर्डिनेटिंग, एक का नाम है सबऑर्डिनेटिंग। तो कल हम देखेंगे कौन कौन से कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग होते हैं, कौन कौन से सबऑर्डिनेटिंग होते हैं, ये पहली चीज देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहां पे प्रयोग करते हैं हम, और कोऑर्डिनेटिंग हम कहां पे प्रयोग करते हैं, ठीक है? तो ये दो चीज हम लोग देखेंगे, और कंजंक्शन में इसके अलावा कुछ रहता नहीं है। तो हम कंजंक्शंस खत्म करके सीधा फ्रेज एंड इडियम्स पे चले जाएंगे, ठीक है? चलिए, हैव अ नाइस डे, कल मिलते हैं।